गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यूटन थर्ड लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम डिस्कस कर चुके थे, न्यूटन का सेकेंड लॉ भी डिस्कस कर चुके थे। अब बारी है न्यूटन के थर्ड लॉ की। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि जो आपका इनर्शिया का लॉ होता है, यानी कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करते रहना चाहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, जैसे हम खड़े हैं तो हम खड़े ही रहना चाहेंगे। अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम मूव करते ही रहना चाहेंगे। कब तक? जब तक हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो ये बोलता था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कह रहा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो इक्वल होता है फोर्स के। ठीक है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ था। अब बारी है न्यूटन के थर्ड लॉ की कि न्यूटन का थर्ड लॉ एक्चुअली कहता क्या है। न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है डे टू डे लाइफ में, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। न्यूटन का थर्ड लॉ बोल रहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। अब एक्चुअली ये बोल क्या रहा है कि कोई एक्शन, जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे भले ही हम इस हाथ से पंच मारें इस बोर्ड पर, तो होगा क्या? हमने एक्शन किया, पंच मारा बोर्ड पर, तो हमारे हाथ पर भी बोर्ड एक पंच मारेगा। एक्चुअली है क्या? जैसे हमने इस पर पंच मारा तो हमारे हाथ पर भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा बोर्ड। ठीक है, तो यानी हमारे हाथ पर भी चोट लगेगी। अगर हम आपको स्लैप कर रहे हैं, आपके गाल पे थप्पड़ मार रहे हैं, तो अगर जैसे हम गाल पे थप्पड़ मारेंगे ना, तो आपका गाल भी हमारे हाथ पर एक फोर्स लगाएगा, जिससे हमारे हाथ पर भी चोट लगेगी। ठीक है, तो यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी हम काम करते हैं उसका अपोजिट रिएक्शन भी होता है। ठीक है, ये तो फिजिक्स के टर्म में बात है। अगर हम नैतिक टर्म में भी बात करें, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, पढ़ाई करोगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो भी हम एक्शन करेंगे तो उसका अपोजिट रिएक्शन जरूर होएगा। ठीक है, अगर अच्छा एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन भी अच्छा ही होगा, अगर बुरा एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन भी बुरा ही होगा, बुरा ही चीज़ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसको अगर फिजिक्स के टर्म में और ज़्यादा अप्लाई करें तो जैसे मान लो हम वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं, टहलते टाइम क्या करते हैं हम? टहलते टाइम ज़मीन के ऊपर हम धक्का लगाते हैं ना, ज़मीन पर इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, ऐसे मूव करते हैं ना, हमारा पैर इस डायरेक्शन में ज़मीन पर फोर्स लगाता है, यानी यहाँ पर फोर्स लगा रहा है। लेकिन ज़मीन चुप नहीं बैठेगी, वो भी अपना बदला लेगी। वो क्या करेगी? इस पर पैर के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी, आर का रिएक्शन फोर्स लगाएगी, और वही रिएक्शन फोर्स यानी कि ज़मीन का बदला हमें आगे मूव करने में मदद करता है। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे रिएक्शन फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा रिएक्शन फोर्स का, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें फॉरवर्ड मूव कराने में मदद करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक दो एग्जांपल और हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम ज़मीन पर बॉल को पटकते हैं, बॉल फेंकी, ज़मीन पर पटकी, तो ज़मीन भी जब बॉल ज़मीन पर टकराती है ना, जो ज़मीन बॉल पर एक फोर्स लगाती है, रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से बॉल वापस बाउंस होके ऊपर आ जाती है। ठीक है, अब और एक एग्जाम्पल अगर समझने की कोशिश करें, जैसे नाव है, नाव पर आप बैठ के कूदने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कूदने की कोशिश कर रहे हैं, नाव पानी में है तो आप इधर जाएंगे, लेकिन नाव रिएक्शन फोर्स की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, और जैसे मान लो पाइप है, पाइप में पानी फ्लो करता है, पानी का एकदम आपने टोटी खोली तो होगा क्या? जैसे पानी एकदम प्रेशर से बाहर आया तो ये पानी की जो एक्शन हुआ उसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स लगेगा पाइप के ऊपर, जिसकी वजह से पाइप हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ये एक्शन और रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। और एक चीज़ समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ये है बॉडी है, मास इसका m है, ये किसी सरफेस पर रखी हुई है। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन कुछ नहीं है, जीरो है एक्सीलरेशन। इस केस में होगा क्या? जैसे हमारी बॉडी ज़मीन पे ऊपर फोर्स लगाएगी, ज़मीन पर फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी? m इंटू जी, मास जितना है बॉडी का इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना है उतना फोर्स लगाएगी। लेकिन ज़मीन चुप नहीं बैठेगी, वो भी इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, और फोर्स कितना लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, जिस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है,
बॉडी जमीन बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है नॉर्मली लगा रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है और नॉर्मल डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम इनके बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब जैसे अपने लिफ्ट की प्रॉब्लम होती हैं, पुल्ली की प्रॉब्लम होती हैं, यानी कि लिफ्ट में अगर हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं। जैसे लिफ्ट में अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी भारी है, थोड़ा सा वजन ज़्यादा है, और अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम वेटलेसनेस की फीलिंग ले रहे हैं कि हमारा वजन थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो लिफ्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम लिफ्ट को डिस्कस करने के लिए, लिफ्ट या एलिवेटर भी बोल सकते हैं, एलिवेटर पर भी अपने अप डाउन जाते हैं ना, सीढ़ियाँ होती हैं। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे लिफ्ट की प्रॉब्लम है तो लिफ्ट हम बना लेते हैं। जैसे मान लो ये अपनी लिफ्ट है और यहाँ पर कोई आदमी यानी कोई स्टूडेंट आप ही में से कोई खड़ा है, ये खड़ा है, इसका मास है m, मास m है इसका। अब मास m है तो ये लिफ्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स को हम बोलेंगे mg का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, यानी वेट जितना होगा वही तो फोर्स लगाएगा, इसका वेट जितना होगा mg का वेट होगा और mg का ही फोर्स होगा। ठीक है, अब लिफ्ट चुप नहीं बैठेगी, लिफ्ट भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स R से रिप्रेजेंट करे दे रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन फोर्स लगा रही है मान लो लिफ्ट। अब केसेस डिस्कस करेंगे। केसेस, पहला केस डिस्कस करते हैं जब लिफ्ट में कोई एसिलरेशन नहीं हो रहा है, एसिलरेशन 0 है, तो उस केस में होगा क्या। इसको डिस्कस करने के लिए हम कॉज और इफेक्ट की मदद लेते हैं। ठीक है, कॉज और इफेक्ट के डायग्राम बनाने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि हम बॉडी को कंसीडर ना करके सिर्फ फोर्सेज को कंसीडर करके डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो mg का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लग रहा है। इस केस में ये तो कॉज हो गया, और इसके इफेक्ट में क्या जा रहा है, एसिलरेशन 0 है, ये कॉज और इफेक्ट 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो होगा एसिलरेशन कुछ है नहीं तो R = mg हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम R = mg कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मान लो हमारी बॉडी कोई है, लिफ्ट है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी अपवर्ड भी जा सकती है, डाउनवर्ड भी जा सकती है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और वेलोसिटी जब चेंज नहीं होती है तो उस केस में एसिलरेशन होता है 0। एसिलरेशन 0 क्यों होता है, क्योंकि एसिलरेशन का फार्मूला ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है तो एसिलरेशन ऑब्वियस सी बात है 0 ही होगा। ठीक है, तो एसिलरेशन 0 होगा तो यानी कि R और mg का अगर हम डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस केस में भी आपका 0 ही आए, वो प्रीवियस केस की तरह ही आएगा। ठीक है, बॉडी चाहे अपवर्ड मूव करे चाहे डाउनवर्ड मूव करे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो R = mg का केस आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई होगी आई थिंक। अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं। जैसे अब मान के चलते हैं हम कुछ एसिलरेशन ले लेते हैं। ठीक है, कोई एसिलरेशन से बॉडी मूव कर रही है, एसिलरेशन A से बॉडी हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस केस को ध्यान से समझना है। इसके लिए कॉज और इफेक्ट के डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, पहले बॉडी का रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब बॉडी पर एसिलरेशन कितना लग रहा है, A का एसिलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो यानी R - mg अगर हम यहाँ पर करेंगे तो इफेक्ट में फोर्स बॉडी पर जो ma का फोर्स लगेगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, एसिलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो R - mg करेंगे = ma करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इफेक्ट में जो फोर्स आ रहा है, बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो ma का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी, A एसिलरेशन। ठीक है, R - mg = ma, तो रिएक्शन फोर्स हो जाएगा हमारा ma + mg
यानी कि इस केस में रिएक्शन फोर्स ma प्लस mg हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ऐसा फील होगा कि आपकी बॉडी का मास ज़्यादा है, पहले जो मास mg मास वेट था उससे ज़्यादा वेट की आपको फीलिंग होगी, ठीक है। आपको हैवी होने की फीलिंग होगी कि आपका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, हैवी फील करोगे, ठीक है, जब आपकी लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगी। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन हम ले लेते हैं अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कि हमारी लिफ्ट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो तब क्या केसेस बन सकते हैं। तो उसके लिए वही हम कॉज इफेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर mg फोर्स लग रहा है, यहाँ पर रिएक्शन R लग रहा है और ये एक्सीलरेशन A नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो एक्सीलरेशन नीचे है तो mg माइनस ma करेंगे इक्वल टू जो फोर्स लगेगा आपकी बॉडी पर वो ma का फोर्स लगेगा, ठीक है। mg माइनस ma इक्वल टू ma, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी mg माइनस रिएक्शन है ना, यहाँ पर रिएक्शन है ऊपर, तो R करते हैं mg माइनस R इक्वल टू ma, ठीक है। अब रिएक्शन फोर्स की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो इसे इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो mg माइनस ma हो जाएगा अपना रिएक्शन फोर्स, ठीक है। यानी जो आपका रिएक्शन फोर्स इस केस में लगेगा जब आपकी बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो उस केस में जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है mg माइनस ma लग रहा है, ठीक है। यानी रिएक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया है ma से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी हल्की है इन कंपेरिजन टू जब आपकी लिफ्ट स्टेशनरी थी, कोई एक्सीलरेशन नहीं था या फिर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन जा रही थी, तो उस केसेस से आपको ऐसा लगेगा कि हमारी बॉडी हल्की है, ठीक है। जब हमारी लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही तो mg प्लस ma का रिएक्शन आया था तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी बॉडी का वेट बढ़ गया है, ठीक है। और जब डाउनवर्ड मूव करेगी तो mg माइनस ma आ रहा है, तो यानी हमें ऐसा लगेगा वेटलेसनेस की फीलिंग आएगी, ठीक है। अब हम पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पुली और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये हमारी कोई पुली है, यहाँ से कोई मास लटक रहा है m का मास, m1 का मास है ये, और ये मास है हमारा m2 का, ठीक है। m2 का मास यहाँ पर है और m1 का मास यहाँ पर है, ठीक है। और पुली का मोशन है कुछ एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, यानी कि पुली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो पुली पर टेंशन फोर्स लगते हैं, जैसे मास है वो मास की वजह से पुली पर टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। पुली पर m2 पर जो फोर्स लगेगा m2g का फोर्स लगेगा, m2 मास पर जो वेट की वजह से फोर्स आएगा m2g आएगा, और m1 पर जो फोर्स आएगा वो m1g आएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर टेंशन फोर्स भी लगेगा। टेंशन फोर्स दोनों डायरेक्शन में लगता है। जैसे कोई स्ट्रेच हम करते हैं जब स्ट्रिंग को, तो स्ट्रेच करते टाइम तभी स्ट्रेच होगी जब उस पर टेंशन फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। और टेंशन फोर्स की डायरेक्शन दोनों साइड होती है। तो जैसे T का टेंशन लग रहा है यहाँ पर, T का टेंशन इक्वल रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग अगर पूरी कनेक्टेड है, स्ट्रिंग कहीं पर ब्रेक नहीं हो रही है, तो पूरी स्ट्रिंग में सेम ही टेंशन फोर्स रहता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर T का टेंशन, यहाँ पर भी T का टेंशन ही रहेगा, ठीक है। ये हमारी पुली है, मान लो ये पुली यहाँ से कहीं से कनेक्टेड है, लटक रही है, और एक्सीलरेशन यहाँ पर कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो अब हम वही चीज़ डिस्कस करते हैं। अगर हम फॉर m1 मास पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो m1 मास पर अगर हम बॉडी का डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, m1g होगा, और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन लग रही है, T का फोर्स टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, इफेक्ट में एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे m1 के लिए m1g माइनस T इक्वल टू m1a, ये आ जाएगा ना। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो m1 के लिए था, अब m2 के लिए बात करें। m2 के मास के लिए वही चीज़ें हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम डायग्राम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपका m2g का फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है, टेंशन अपवर्ड लग रही है, और आपका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है। और लेकिन इस वाली मास के लिए एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो एक्सीलरेशन अपवर्ड आएगा,
क्यों आएगा? जैसे ये मास अगर हम नीचे खींच रहे हैं ना, तो ये मास ऊपर की तरफ मूव करेगा विद एसिलरेशन, जो सेम एसिलरेशन होगा उसी से ऊपर की तरफ मूव करेगा। यानी कि यहाँ पर एसिलरेशन ए का एसिलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। तो ये एसिलरेशन ए अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी t माइनस m2 g इक्वल टू m2a। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, इसे हमने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करें। सिंपल हम इनको ऐड कर रहे हैं पहले। जब हम ऐड करेंगे तो सिंपल ऐसे समझ सकते हैं m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। ठीक है, फिर t माइनस m2 इधर ले आए पहले, m2g, और फिर ये t है ना, प्लस t इक्वल टू m2a, ये लिख दिए। अब इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, t के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचेगा? m1 माइनस m2 g इक्वल टू m1 प्लस m2a, ये टर्म बचेगा ना। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं जो आपका एसिलरेशन आएगा m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा एसिलरेशन निकल के आ गया। ठीक है, एसिलरेशन कैसे निकाला वो समझ गए होंगे आई थिंक आप, जो पहले फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया m1 के लिए, फिर m2 के लिए, फिर एसिलरेशन वहाँ से सब्सट्रैक्ट करके निकाल लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हम, ये इक्वेशन बिगड़ गई है, चलिए कोई बात नहीं, ये इक्वेशन यहाँ से बिगड़ चुकी है। अब अगर हम बात करें कि हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे मान लो ये दो इक्वेशन है, यही दो इक्वेशन जो ऊपर वाली थी वो ये इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशंस की मदद से, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी, अब इनकी मदद से हमें टेंशन भी निकाल सकते हैं कि टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें? अगर हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन बाई सेकेंड इक्वेशन डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो, डिवाइड 1/2, तो हम कैसे करेंगे? m1g माइनस टी, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। ठीक है, अपॉन डिवाइड में जाएगा तो m2g प्लस माइनस m2g है प्लस t है इक्वल टू m2a आ जाएगा ना, ये आ गया, a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, अब t हमें फाइंड आउट करना है तो हमें कुछ वैल्यू इधर उधर करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1g माइनस टी इक्वल टू, यहाँ पर m1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर m2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू आ जाएगा अपना t माइनस m2g इंटू m1। ठीक है, ये आ गया अपना। अब हमें वैल्यू इधर उधर करनी है, सब्सट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके इधर उधर करेंगे तो अपनी वैल्यू निकल के आएंगी। देखो कैसे करते हैं। अब देखो, अब हमें करना क्या है? t को हमें निकालना है बाहर, तो पहले हम इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, m1 m2g माइनस m2t इक्वल टू m1t माइनस m1 m2g। ठीक है, इतना आया। अब t के टर्म को इधर ले आते हैं, सारे t के टर्म को एक साइड ले आएँ और m1 m2 के टर्म को एक साइड ले आएँ, तो यहाँ पर m1 m2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और g 2 टाइम्स हो जाएगा, g प्लस g आएगा ना, 2 टाइम्स g हो गया। अब इक्वल टू में आएगा अपना m1 प्लस m2 इंटू t। ठीक है, ये टेंशन इक्वल टू इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो अगर t की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो t हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि जो t की वैल्यू आ गई वो ये आ गई है,
और एक्सीलरेशन जो आया था वो हमारा ये आया था। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि टेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं और एक्सीलरेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वैल्यूज देख के हम आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपको कैसे टेंशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ध्यान से समझने की कोशिश करना तो चीज़ें आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे क्वेश्चन की बात की जाए तो जैसे ये कोई अपना स्लैंट एरिया है, यहाँ पर ये एंगल है थीटा, यहाँ पर लगी हुई है पुल्ली। ठीक है, पुल्ली से ये मान लेते हैं हम कोई मास अटैच है स्ट्रिंग के थ्रू, इसे हमने मान लिया m1 का मास अटैच है और पुली से थोड़ा सा इस टाइप से बनानी है पुली से रोटेट करते हुए ये मास आया अपना m2 का मास ये अटैच है m2 इस टाइप से बनाया है। ठीक है, अब एक्सीलरेशन हो रहा है मान लेते हैं पुली में डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही है, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है A कितना होगा और T कितना होगा, पुली में टेंशन कितनी होगी और एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली बात है टेंशन हर एक मास के लिए सेम होगी क्योंकि अपनी स्ट्रिंग एक ही है, कहीं पर ब्रेक डाउन नहीं हो रही स्ट्रिंग में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें तो ये m1 है, बॉडी m1 है, तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो m1g का फोर्स लगेगा। ठीक है, m1g का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम इसके जो स्लैंट एरिया है उसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करें तो ये एंगल अपना थीटा हो जाएगा, जो ये एंगल है वो एंगल ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो गया है। तो फिर अब देखो इसके कंपोनेंट हमें करने हैं। ठीक है, तो m1g का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा m1g cos थीटा, m1g cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो होगा कंपोनेंट वो होगा m1g sin थीटा। ठीक है, m1g cos थीटा और m1g sin थीटा, ये फोर्सेस के कंपोनेंट हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब बारी है हमें इक्वेशन लगाने की। तो जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पहले m2 से शुरू करते हैं। m2 पर बात करें तो m2 पर जो आपका फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो आपका m2g का फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। यहाँ पर m2g इस टाइप से लगा दिया। ठीक है, हमने अब टेंशन अपवर्ड लग रही है तो T अपवर्ड लगा दी है और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड हो रहा तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लिख दिया है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी m2g माइनस T इक्वल टू m2a। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर इस डायरेक्शन में हम फोर्स की बात करें तो यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन तो हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, जो एक्सीलरेशन ये है वो एक्सीलरेशन ये हो रहा है। ठीक है, जो एक्सीलरेशन हमारा ये था वही एक्सीलरेशन हमारा ये हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब इस बॉडी के लिए हम बात करें तो इस बॉडी के लिए देखो इस डायरेक्शन में T1 और ये इस डायरेक्शन में T2 है। तो अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो पहले हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, T माइनस जो आपका फोर्स लग रहा है m1g साइन थीटा इक्वल टू m1a, ये अपना फोर्स टेंशन ये इस डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में, तो T माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू m1a। ठीक है, ये इक्वेशन आएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आई। अब हमें वैल्यू पुट करनी है और इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो ऐड होने के बाद आई थिंक माइनस T प्लस m2g इक्वल टू m2a। ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस T से माइनस T कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा m2 माइनस m1g इक्वल टू m1 प्लस m2a। ठीक है, ये आ गया। तो यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि हमारा एक्सीलरेशन जो a है वो m2 माइनस m1g अपॉन
m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा एसिलरेशन निकल के आ गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई क्लियर डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब ये एसिलरेशन हमारा आ गया है, ठीक है। अब इस एसिलरेशन को यूज करके हम टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन में हम इस एसिलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें टेंशन मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसी में इस एसिलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो टेंशन निकल के आ जाएगी। यानी कि T अगर फर्स्ट इक्वेशन से हम देखें m2g माइनस m2a, ठीक है, ये है हमारी T। तो टेंशन क्या हो जाएगी, m2g माइनस m2a है, तो m2a कितना है, m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारी हो गई टेंशन। इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करके m2g को कॉमन निकाल के तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चाहे तो ये से डायरेक्ट ऐसे ही लिख के रहने, चाहे तो इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये भी वैल्यू इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी कि हमने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। अब एक पुली से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये हमारी पुली है जहाँ पर एक मास m का मास स्ट्रिंग के थ्रू अटैच है और ये मास फिर इसी स्ट्रिंग से दूसरे मास से अटैच है जिसका नाम m है, और फिर यही मास दूसरी स्ट्रिंग से अटैच है जिसका नाम भी m है। यानी कि m मास के 3 ब्लॉक हैं वो अटैच हैं स्ट्रिंग से और ये स्ट्रिंग पुली से पास कर रही है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर एसिलरेशन कितना होगा, ठीक है। टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग कितनी होगी, क्योंकि 2 स्ट्रिंग हैं तो अलग अलग टेंशन कंसीडर करेंगे हम यहाँ पर। तो जैसे ये फर्स्ट स्ट्रिंग है तो यहाँ पर जो टेंशन होगी उसे हम T1 माने ले रहे हैं, और ये स्ट्रिंग यहाँ तक ब्रेक नहीं हो रही तो ये T1 ही रहेगी, और यहाँ पर जो टेंशन है उसे हम T2 माने ले रहे हैं, ठीक है। ये टेंशन है तो हमें फाइंड आउट करना है T1 और T2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे हम सॉल्व आउट करेंगे वो समझने की कोशिश करना है आपको। तो पहले हम एसिलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एसिलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम नेट फोर्स अपॉन नेट मास अगर निकाल लेंगे तो हमें एसिलरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का एसिलरेशन क्या होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा। अगर हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स जो होगा हमारा टोटल मास m का मास, यहाँ पर m का मास, इस हर एक मास की वजह से mg का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो mg का फोर्स, यहाँ पर mg का फोर्स है, यहाँ पर भी mg का फोर्स है, और यहाँ पर mg का फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये पुली अटैच है यहाँ से तो ये mg का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में पास आउट होगा, ठीक है। तो इसे हम निगेटिव mg लेके चलेंगे, ठीक है। तो mg प्लस mg माइनस mg का नेट फोर्स लगेगा इस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो यानी अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो mg का नेट फोर्स लगेगा, ठीक है। mg का नेट फोर्स निकल के आ गया है। अब बात करते हैं टोटल मास की। टोटल मास कितना होगा, m यानी कि m प्लस m इक्वल टू 3m का टोटल मास है। अब हमें फाइंड आउट करना है एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, ठीक है, mg अपॉन 3m, यानी कि g/3 का एसिलरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। g/3 का एसिलरेशन सिस्टम के ऊपर लगेगा। अब g/3 का एसिलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है एसिलरेशन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इसे हम यहाँ पर एसिलरेशन लिख देते हैं इक्वल टू g/3 है। अब बात की जाए टेंशन की, तो T1 की जो टेंशन होगी वो कितनी होगी उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो T1 की टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फर्स्ट ब्लॉक माने ले रहे हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, जैसे फर्स्ट ब्लॉक है तो उस पर mg का फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, टेंशन अपवर्ड लगेगी, T1 का टेंशन अपवर्ड लगेगा, ठीक है।
और एसिलरेशन कितना जाएगा, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन डाउनवर्ड एसिलरेशन, तो यहाँ अपवर्ड एसिलरेशन लगेगा। ठीक है, इसे अपवर्ड एसिलरेशन ए से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपवर्ड एसिलरेशन हो गया। तो आपका बात करें तो T1 माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ये आ गया ना। अब वैल्यू पुट करनी है हमें, T1 इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। ठीक है, ये वैल्यू पुट करनी है। अब जी की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारी G/3 यानी कि एम G/3 प्लस एम जी, यानी कि यहाँ से टेंशन जो निकल के आएगी 4 mg/3। ठीक है, टेंशन इक्वल टू T1 इक्वल टू 4 mg/3। ठीक है, ये हमारी टेंशन निकल के आ गई 4 mg/3। ठीक है, अब बात करेंगे T2 की टेंशन, जो सेकेंड स्ट्रिंग है यहाँ पर T2, उस पर कितनी टेंशन लग रही है उसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वो देखते हैं कैसे निकलेगी। उसके लिए भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अब इस वाली बॉडी के लिए। तो अब ये अगर हम बात करें, ये सेकेंड बॉडी है, सेकेंड बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो यहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है mg का, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, और T2 का टेंशन अपवर्ड लग रही है, एसिलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है। अब यहाँ पर इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो mg माइनस T2 इक्वल टू ma, ये निकल के आएगा। अब T2 को हमें निकालना है, तो T2 इक्वल टू mg माइनस ma, a की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे G/3, एसिलरेशन G/3 आ रहा था हमारा, तो ये वैल्यू पुट करनी है। तो T2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 mg/3। ठीक है, यानी कि हमें टेंशन पता चल गई 2 mg/3 की टेंशन लग रही है, यहाँ पर 4 mg/3 की टेंशन लग रही थी। इस प्रकार से हमने अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।